नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। इस समय देश में केवल एक चर्चा है और वो है बढ़ते तापमान को लेकर। किस तरह इस बार देश भर में जो उत्तरी जो भारत है वहाँ तापमान 48, 49, 50 तक पहुँच गया है। किस तरह धरती इस समय उबल रही है हम देखते हैं। जब हम सड़क पर चलते हैं तो पेड़ से पक्षी मतलब पानी की हवा में गिर के मरते हैं तो हम हिल जाते हैं। आखिर हम किस तरफ जा रहे हैं? हमने पेड़ों को काटा, हमने खुद पर्यावरण के साथ खिलवाड़ किया है और उसके दुष्परिणाम अब हमारे सामने आने लगे हैं। मैंने आज अपने स्टूडियो में एक ऐसे अधिकारी को बुलाया है जो मध्य प्रदेश कैडर के IAS अधिकारी हैं, जो पर्यावरण के हित में अपने आप मतलब अपना जीवन पर्यावरण के अनुसार जीने लगे हैं। मैं आपको बता दूं कि ये एक IAS अधिकारी ऐसे हैं जो केवल एक बाल्टी में स्नान करते हैं, आधे मग्गे में अपना पेस्ट करते हैं, 3 जोड़ी से ज़्यादा कपड़े नहीं रखते हैं, घर में और ऑफिस में अपना एयर कंडीशन बंद रखते हैं। सरकार ने एक बड़ी सी कार दी थी, उसे उन्होंने छोटा कर लिया और ये कहते हैं कि यदि मैं पर्यावरण का ध्यान रखूंगा तो पर्यावरण मेरा ध्यान रखेगा। इस अधिकारी का नाम है नियाज खान, जिन्होंने 9 उपन्यास लिखे हैं और 10वां उपन्यास उनका आने वाला है। उनके एक उपन्यास की पूरे देश दुनिया में चर्चा हुई थी, द ग्रेट ब्राह्मण की। अब द ग्रेट ब्राह्मण का दूसरा जो पार्ट है वो आने वाला है, जिसमें उन्होंने पर्यावरण की बहुत सारा एक बातचीत की है। इसके अलावा नियाज खान साहब का ये मानना है कि यदि हम पर्यावरण को नहीं बचा पाए तो हम इस दुनिया को बचाना बहुत मुश्किल होगा। और बड़ी बात यह कहते हैं कि पर्यावरण बचाने का संदेश यदि पूरी दुनिया को कोई दे सकता है या जिसने दिया है तो वो है हमारा भारत और वो है हमारा सनातन धर्म। सनातन धर्म और वेदों में जो पर्यावरण की बात की गई है वो शायद दुनिया के किसी दूसरे धर्म ग्रंथ में नहीं की गई है। नियाज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपने दर्शकों को एक बात बताना भूल गया कि ये वो नियाज खान जिनसे मैं बात कर रहा हूँ, ये जीवन में पूर्णतः शाकाहारी है। एक ये भी इनका एक लक्षण है। आप जिस तरह से पर्यावरण की बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि आपने इस पर्यावरण को अपने जीवन में भी उतारने की कोशिश की है। देखिए, करीब 8-10 साल से मैं काफ़ी जागरूक हूँ एनवायरनमेंट को लेकर, पर्यावरण को लेकर के। और CNN BBC में कंटिन्यू पढ़ करके उसमें पर्यावरण बड़े अच्छे आर्टिकल आते हैं, साइंटिस्ट के लेख भी आते हैं। तो हालत इतनी अब गंभीर हो चुकी है कि दुर्भाग्य इस चीज़ का कि हम इतनी गंभीरता तक पहुंच चुके हैं कि अगर इमीडिएटली हम लोग अलर्ट नहीं होते हैं तो ये धरती विनाश कगार पहुंच रही है। और वैज्ञानिकों ने घोषणा कर दिया है कि धरती आज तक 5 बार नष्ट हो चुकी है। अब 6वीं बार जो धरती नष्ट होगी, मानव बर्बाद करेगा उसको। और मानव जो बर्बाद करेगा, जो उपभोक्ता की नीति है, भौतिकवाद की नीति, जहाँ लोग सुख में जीना चाहते हैं, क्योंकि हर सुख में जो भी साधन सुख का उपयोग करते हैं वो सारे सुख पर्यावरण पर सीधा प्रहार करते हैं। अगर हम भौतिकवाद की कमी नहीं लाते हैं, अपने सुखों में कमी नहीं लाएंगे, धरती हम नहीं बचा पाएंगे। और ये काफ़ी मुझे पहले समझ में आ चुका था, इसीलिए मैंने ब्राह्मण द ग्रेट के अंदर भी काफ़ी कुछ लिखा था पहले कि पर्यावरण को हमें बचाना है। पार्ट 2 जो वार अगेंस्ट कलयुग आ रहा है, जो करीब सितंबर या अक्टूबर तक मार्केट में आएगा, उसके अंदर मेन थीम मैंने पर्यावरण को दे दिया कि धरती माँ को बचाना है, मानव सभ्यता को बचाना है, जीव जंतुओं को। तो हर व्यक्ति को पर्यावरण बचाने का मिशन रखना पड़ेगा, वरना आने वाले समय में हमारी धरती नहीं बचेगा, पानी नहीं बचेगी, ऑक्सीजन पूरी ख़त्म हो जाएगी, धरती का टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि यहाँ जीवन दूभर हो जाएगा। तो एक ही लक्ष्य जा रहा, मानव सभ्यता का अंत होगा। और वैज्ञानिकों को घोषणा पूरी दुनिया में यूनिवर्सली एक्सेप्ट कर लिया है कि अगर हम नहीं सुधरे, हमने उपभोक्ता में कमी नहीं लाई, हमने बायोफ्यूल का उपयोग कम नहीं किया, कारों का उपयोग कम नहीं किया, AC का उपयोग कम नहीं किया, थर्मल पावर प्लांट का कम नहीं किया, वृक्षारोपण हमने नहीं किया, अगर शाकाहार को हमने बढ़ावा नहीं दिया, तो इस धरती को बचाना मुश्किल हो जाएगा। और यही कारण है कि मैं पहली बार इस विषय में आपसे बात कर रहा हूँ, ट्वीट तो मैं करता हूँ पर्यावरण पे। और जो आपने मेरे बारे में बताया व्यक्तिगत चीज़, तो कोई ये पब्लिसिटी का मेरा कदापि उद्देश्य नहीं है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से मैंने अपने नीड्स में पूरी कर्टेल कर दिया, पूरी तरह से कर्टेल कर दिया कि मैं जीवन। आप मेरे दर्शकों को विस्तार से बताएं कि आपने अपनी आवश्यकताओं में किस तरह से कटौती की है। इसका प्रचार से कोई लेना देना नहीं है नियाज साहब। यदि आपको देख के 2 लोग भी सुधरते हैं तो हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो है कि जो हमारी मॉडर्न लाइफ है, AC, जहाँ भी जा रहे हैं हम देखते हैं AC। लोग पता नहीं कि AC से जो CFC गैस निकलती है हमारे ओजोन लेवल को ख़राब कर रही है, साथ में टेम्परेचर पूरा बढ़ा रही है AC। तो जो बहुत बड़ा हमारे पर्यावरण को जो क्षति कर रहा है AC है। और इस प्रकार से सुखभोगी हम हो गए हैं कि दिसंबर के अंदर भी कारों में हम AC चलाते हैं। तो पहले तो मैंने AC मेरे दफ्तर में तो चलता ही नहीं, गर्मी में थी, बहुत गर्मी बढ़ जाती है तो 1-2 घंटे चलाता हूँ मैं, या कोई जब गेस्ट आते बोलते साहब AC चला दीजिए, तब मैं चलाता हूँ। जनरली मैं AC बंद रखता हूँ अपना।
घर के अंदर भी एसी है मेरा, जनरली बंद रहता है। कार के अंदर केवल गर्मियों में जब बहुत टेम्परेचर तब मैं चलाता हूँ। लगभग मैंने एसी से दूरी बना ली है। कूलर का उपयोग मैं घर पे करता हूँ। इसके अलावा जितने हम कपड़े, जूते, मोजे, जितने भौतिक वस्तुएं उपयोग करते हैं ये फैक्ट्रियों में बनते हैं। फैक्ट्रियों से पोल्यूशन निकलता है। अगर हम कपड़ों की संख्या कम कर दें, जूतों की संख्या कम कर दें, तो सीधा सीधा फैक्ट्री में कम प्रोडक्शन करना पड़ेगा, तो वहाँ धरती माँ बचाएंगे। तो मैंने 3 कपड़े पे कर लिया, जूते मैंने 2 जोड़ी पर लेकर के आ गया। नहाने के लिए मैंने 1 से 1.5 बाल्टी मैक्सिमम पानी यूज़ करता हूँ मैं, फिक्स है मेरा, भला कि इतने पानी नहीं करता। शेविंग के लिए, ब्रश करने के लिए आधे आधे मग में यूज़ करता हूँ। और इस कोशिश मेरी ये रहती है कि मैं इतना बड़ा इम्पोर्टेंट प्राणी नहीं हूँ धरती का कि मैं अपने सुख को बढ़ा करके और दूसरे के दुख को बढ़ाऊँ। इसलिए यदि मैं डायरेक्ट अपने सुखों में कमी करता हूँ तो मानव जाति कल्याण होगा, धरती माँ का कल्याण होगा। इसीलिए मैं खुद पर्सनली सब करता हूँ। शाकाहारी हूँ मैं, तो शाकाहार पता लोगों को शायद कम है कि मांसाहार से भी टेम्परेचर बढ़ रहा है धरती के बहुत तेज़ी के साथ। और यदि मांसाहार भी छोड़कर हम शाकाहारी पे आएंगे तो सीधा सीधा हम पर्यावरण को बचाएंगे, टेम्परेचर धरती कम होगा। तो जो भी व्यक्तिगत जीवन में उतार रहा हूँ कि हम दूसरे कहने का अधिकार तब रखते हैं जैन साहब कि पहले हम खुद फॉलो करें, तभी हम कह पाएंगे दूसरे को। अगर हम फॉलो नहीं करते हैं तो हमें अधिकार नहीं पकड़ता कि हम केवल एक लेक्चर देते रहें। तो बेसिकली ये सब चीज़ें मैंने खुद जीवन में उतारी हैं और अपने ट्वीट के माध्यम से मैं कंटिन्यू पर्यावरण में लोगों को जागरूक कर रहा हूँ कि शाकाहारी बनिए, वृक्ष लगाइए, गमलों में पेड़ लगाइए, पानी का उपयोग कम से कम करिए, जीव जंतुओं के लिए खाना रख दीजिए, गर्मी के अंदर पानी रख दीजिए, जितना कोशिश करें धरती माँ को हरा भरा करिए। न्यास साहब, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल मैं आज पूछने जा रहा हूं, पता नहीं आपका जवाब क्या होगा। आप डिप्टी सेक्रेटरी हैं पीडब्ल्यूडी में, पीडब्ल्यूडी विभाग में, और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ही पूरे देश पर, पूरे मध्य प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा रहा है, सड़कें बनाता है। आपको एक प्रोजेक्ट के लिए कई बार 5,000 10,000 पेड़ काटने पड़ते हैं और उस पर हस्ताक्षर भी आपके होते हैं फाइल पे, उसकी मंजूरी भी आपके हाथ से जाती है। तब ये जो पर्यावरणविद मेरे सामने बैठे हैं, आप पर क्या बीतती होगी? कैसे आप उस अनुमति को देते होगे कि हमें पेड़ काट कर सड़क बनानी है? देखिए, मैं प्रशासनिक अधिकारी हूँ। टेक्निकल विंग अलग होता है पीडब्ल्यूडी का। टेक्निकल विंग में हम लोग काम नहीं करते हैं। और दूसरी चीज़, चूँकि मैं एक राइटर हूँ और किताबों का हिस्सा भी मेरा पर्यावरण रहता है। आने वाली बुक, पर्यावरण तो मेरी बुक की आत्मा है, जो आने वाली बुक है मेरी। तो बेसिकली जो मैं काम देख रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेशन का मेरे पास है, इसलिए जो टेक्निकल काम जो भी डिपार्टमेंट का था उनके पास है। बस मोटा मोटा मेरा तो यही मानना है कि हम एज अ समाज को, पूरे देश को, अगर हम सुख सुविधाओं की मांग कम करें गवर्नमेंट से और हम अधिक से अधिक कंस्ट्रक्शन की, अगर जनता, चूँकि जनता जब मांग करती है तो सरकार को देना पड़ता है। अगर जनता आगे बढ़ जाए, खुद ये कहे कि इससे अच्छा है कि हमारे ज़मीन वृक्षारोपण कर दीजिए, अधिक से अधिक नहर बनवा दीजिए, पानी के तालाब बनवा दीजिए, तो मुझे लगता है कि जनता को भी इसके प्रयास करना चाहिए। गवर्नमेंट के साथ कंधा से कंधा मिलाकर हम सबकी जवाबदारी, गवर्नमेंट की, हर इंडिविजुअल की, हर व्यक्तिगत, कि सबको मिलाना। अगर हम अपने जनरेशन को बचाना चाहते हैं आने वाले समय में, सब लोगों को मिल करके, एक व्यक्ति कुछ नहीं कर पाएगा इसमें, हर प्राणी को, हर व्यक्ति को, सरकार को, व्यक्तिगत व्यक्ति, सबको कंधा कंधा मिलाकर हमको फिर से अपने धरती माँ को हरियाली लाना पड़ेगा, तभी हम बचा पाएंगे धरती। साहब, ये बात तो सही है कि आप एक आईएएस अधिकारी हो और आईएएस अधिकारी के पास बहुत सारे अधिकार होते हैं। आप निजी जीवन में तो पर्यावरण को बचाने के लिए जो कर सकते हैं कर रहे हैं। जो एक शासकीय अधिकारी के रूप में आपको अधिकार मिले हैं, कभी ऐसा कोई घटना हुई हो जब आपको लगा हो कि ये निर्णय करने से पर्यावरण बच सकता है और आपने वो निर्णय किए हों, या भविष्य में आपके दिमाग में ये बैठा हो कि मैं इस काबिल बना तो मैं सरकार में बैठ के पर्यावरण को कैसे बचाया जा सकता है? हाँ, डेफिनेटली जब कभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक होती है हमारी HODs के अंदर, तो पर्यावरण पे हम लोग बात करते हैं। जो अब विषय कह रहे हैं इस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट के अंदर जो भी निर्णय होते हैं वरिष्ठ लेवल पे होते हैं। और उसके अंदर भी आजकल तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की गाइडलाइन वृक्षारोपण के लिए आ रही है कि जब भी आप कई पेड़ काटते हैं सड़कों पे तो लगाएं। गवर्नमेंट भी सीरियसली इसको कंसिडर करती है। सारे पैरामीटर जो पर्यावरण बचाने के लिए सड़कों के संबंध में है, गवर्नमेंट फॉलो करती है उसको। कई अच्छे आदेश भी हुए हैं वहाँ से, कोर्ट से हो रहे हैं वृक्षों को, कटाई को रोकने। गवर्नमेंट तो पूरा सिंसियर है। गवर्नमेंट भी बहुत, गवर्नमेंट की योजना ही वृक्षारोपण की, हर साल सरकार वृक्षारोपण करती है। पर बेसिकली ये कि अब जवाबदारी हम ये ना किसी पर डालें कि एक ही व्यक्ति काम है। जन साहब, ये सबका है। सरकार के साथ साथ जो हमारे देश के नागरिक, उनका भी काम है बचाने का। सरकार ने पेड़ लगा दिया तो हमारी जवाबदारी कि हम बचाने में सहयोग करें जा करके। तो एक टीम वर्क है ये। और निश्चित रूप से गवर्नमेंट के सामने तो ये लक्ष्य है। गवर्नमेंट भी सिंसियर हर जगह प्रयास कर रही है कि अधिक से ग्रीनरी बढ़ाई जाए। प्रयास चल रहा है, लेकिन मिशन बहुत लंबा है। और जब तक इसको हम एक क्रांति के रूप में या अभियान के रूप में नहीं चलाएंगे देश के अंदर, और ये सबसे बड़ी कमी जागरूकता की है। मुझे मानना है कि जागरूकता को हम बचपन से लेकर के धार्मिक स्थलों पर, साधु संतों, मौलवी, चर्च के अंदर से इसको अभियान चलाएं, इस पर चर्चा लोग करें, व्यक्तिगत लोग जीवन में अपने उतारें पर्यावरण को बचाने के लिए। तो ये एक कलेक्टिव वर्क है, मिलजुल के करना पड़ेगा हम सब लोगों को। और जागरूकता
जागरूकता अब आ रही है, आना शुरू हो गई है, लेकिन अभी जितना हमको आवश्यकता है इसके लिए और मेहनत करने की आवश्यकता है। और खासकर मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मीडिया के माध्यम से सारी चीज़ें पहुंचती जनता तक, मीडिया भी अच्छी स्टोरी करे, इस पर अच्छा कवरेज करे। तो मुझे लगता है कि हम सब जागरूक यदि लोग कर देंगे तो अपने आप चीज़ें ठीक होने लगेंगी। जैसा मैंने ये देखा है कि जब तक टेम्परेचर 40 तक रहता है, हमें पर्यावरण की कोई ज़्यादा चिंता नहीं रहती, क्योंकि हम तो बड़ा यूजुअली अपना जीवन जी रहे हैं साधारण तरीके से। लेकिन जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, 40, 45, 50 पे पहुंचता है, हमारे काम करने की क्षमताएं कम होती हैं, जीवन जब प्रभावित होने लगता है, तब हमें चिंता होती है और हमने पेड़ नहीं लगाए। अब आज से 1 महीने बाद बारिश आ जाएगी, हमारा जीवन फिर सामान्य हो जाएगा और हम फिर भूल जाएंगे कि हमें पेड़ लगाने चाहिए। तो ये जो सतत चलने वाली प्रक्रिया को कैसे किया जा सकता है? हम केवल 3 महीने चिंतित रहते हैं और बाकी ये जो 9 महीने हमारे पास रहते हैं उसमें हमें कोई चिंता नहीं रहती पर्यावरण की। देखिए, बेसिकली जो आजकल ग्लोबल चल रहा है, आप जानते हो कि स्वीडन की बच्ची है ग्रेटा थनबर्ग। आश्चर्य की बात है कि वो शाकाहारी है प्योर, और अपने माँ बाप को शाकाहारी करवाया उसने, और प्लांटेशंस लेकर सबसे बड़ा आंदोलन दुनिया में ग्रेटा थनबर्ग चला रही है यूरोप के अंदर। तो जब ये अभियान चला तो मैंने देखा कि हॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार जो एर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर इसमें जुड़े हुए हैं, और बड़ी बड़ी पुरानी हॉलीवुड की हस्तियां पर्यावरण में जुड़ी हुई हैं। यूरोप के अंदर भी चल रहा है, खासकर एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका। ये लोग जो अभियान चला रहे हैं ये भी उसी तरह जी रहे हैं जैसे आप जी रहे हैं, एयर कंडीशन नहीं चलाते हैं या ये दूसरी चीज़ें, पानी बचा रहे हैं। डेफिनेटली ग्रेटा थनबर्ग तो है, पर्सनली वो अडॉप्ट, वो तो हवाई जहाज़ की यात्रा में भी शपथ ले लिया, हवाई जहाज़ से यात्रा भी नहीं करती है वो, बहुत से शपथ लिए, माँ बाप को शाकाहारी करवाया, और वो तो सब है। और आजकल लोग कर रहे हैं इस चीज़ को, यहाँ तक कि जैसे कोई नया प्लांट यूरोप में लगता है कोयले का या बिजली का, तो वहाँ भी लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। तो ये जागरूकता तो यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर बहुत तगड़ी है। खासकर बताया एशिया महाद्वीप, दक्षिण, इसके अंदर कम है। तो सबसे बड़ी आवश्यकता हमको इन देशों, इन महाद्वीपों के अंदर है कि जागरूकता कैसे पैदा करें। अब देख लीजिए, मैं बताऊं आपको, बड़ा आश्चर्य होगा, बीइंग मैं मुस्लिम हूं, तो हमारे इस्लाम के अंदर तो वृक्षारोपण, पर्यावरण या ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसेस, इनका कोई चर्चा कभी नहीं करते हैं, या शाकाहार का क्या फ़ायदा होना चाहिए। ये बड़ा आश्चर्य कि दुनिया के जो सबसे पहले ग्रंथ दिए गए संसार को पर्यावरण बचाने के लिए, वो ऑलरेडी हिंदुओं के पास है। इतना बड़ा ट्रेजर, खजाना छिपा हुआ है, वो है वेदों के रूप में। पूरे वेद आपके पर्यावरण के ही वेद हैं, जीव जंतुओं के वेद हैं, नेचर का, पहाड़, झरने, इसी की बात की गई है। तरह तरह के वृक्षों की बात की गई है, उसके अंदर जड़ी बूटियों की बात की गई है। और देखिए आपकी पर्यावरण की पूजा, नदियों की पूजा, जल की पूजा, वृक्षों की पूजा। कल तक लोग इसे मजाक समझते थे कि भाई इस्लाम के कॉन्सेप्ट था कि ये हराम है, ये सब चीज़ें पूजा करना, जीव जंतुओं का सब चीज़। आप इस समझ में आ गया लोग को, अरब वर्ल्ड के अंदर भी, पूरी दुनिया में, कि अरे भाई अगर हम इनको सम्मान, पूजा मतलब होता सम्मान देना, कि भाई नहीं, वृक्ष को सम्मान दो, नदियों को दो सम्मान, पहाड़ों को सम्मान दो, हरियाली को सम्मान दो। ये मैसेज हिंदू धर्म के अंदर ही केवल, पूरे वर्ल्ड के अंदर है। अगर हम चाहते तो विश्व गुरु बन सकते थे पर्यावरण के आंदोलन में, लेकिन हम खुद क्या है कि उसको आगे नहीं ले जा पाए। और यहाँ तक कि जो साधु संतों के जो लेक्चर मैं सुनता हूँ, कई लोगों तो पर्यावरण की बात नहीं करते, जबकि वेदों में पर्यावरण का ही पूरा मैसेज है। तो मुझे लगता है कि हिंदू धर्म, हिंदू भाई अपने शास्त्रों को पढ़ें, उसकी ओर लौटे, वेदों के अंदर झांकें और उससे शिक्षा लेकर के खुद तो करें, सारी दुनिया को भी मैसेज दें जा करके पर्यावरण में। अब मेरी बड़ी दिली ख्वाहिश है कि इस पर्यावरण को, धरती बचाने में हिंदुस्तान लीड करे पूरे वर्ल्ड को, क्योंकि जो धार्मिक ग्रंथ हमारे हैं, बाकी तो धर्म बाद में आए हैं। सबसे पुराना धर्म है, 3-4 साल, 1000 साल पुराना धर्म है। वेद ही 1000 साल पहले ईसा से लिख लिए गए थे। इस्लाम 600 समथिंग में आया हुआ था। और ऊपर से क्या, जो ये धर्म आए थे, जितने भी धर्म हैं, ईसाई हो चाहे सब, इस अर्थ से निकले थे जहाँ पेड़ पौधा नहीं थे, इसलिए कॉन्सेप्ट नहीं रहा है वहाँ पर्यावरण का। क्योंकि भारत में हरियाली रहा है इस महाद्वीप के अंदर, तो सारे ग्रंथ जो है हरियाली की बात करते हैं। तो भारत में आवश्यकता है कि पहले हम जो भूल चुके हैं खुद के महत्व को, सारे हिंदू भाई अपने महत्व को समझें कि आप विश्व गुरु हो पर्यावरण को बचाने के लिए। आपने सबको, दुनिया को सिखाया है कि धरती को हरा रखो, हरियाली मत काटो, वृक्ष को मत काटो, वृक्ष की पूजा करो। कई पौधों की पूजा होती, बरगद, पीपल के सामने देखिए जा करके लोग पूजा करते हैं। अभी आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो प्राइमरी शिक्षा में इसको जितना होना चाहिए हमने नहीं डाला है? यदि हम बच्चे की शुरुआत से ही उसको सिखाएंगे कि सोलर एनर्जी क्या है, गाड़ियाँ चलने से कितना बड़ा नुकसान होता है, 4वीं, 5वीं, 6वीं, 8वीं तक के यदि हम पढ़ाएंगे तो वो इसकी नींव मजबूत होगी। हमने उन क्लासों में इसको क्यों नहीं शुरू किया है? जान साहब, बड़ी दुर्भाग्य का विषय ये है कि जब तक, जैसे कोरोना आया, देखिए बड़ा उदाहरण बताता हूँ आपको। जैसे कोरोना आया तो उसके साथ एक मौत का खौफ था।
तो जो भी गाइडलाइन जारी होती थी गवर्नमेंट की या साइंटिस्ट जो बताया करते थे, लोग फटाफट फॉलो करते थे, क्योंकि भय था कि यदि अस्तित्व बचाना, जीवन बचाना है तो हम करना चाहिए। उस तरह का भय पर्यावरण को लेकर लोगों के अंदर नहीं, जबकि उससे ज़्यादा खतरनाक किसी पर्यावरण की, किसी के टेम्परेचर तो इतना बढ़ने वाला धरती के यदि 55-56 तो हम जी नहीं पाएंगे, मृत्यु होना शुरू हो जाएगी, आपके ब्रेन का पूरा पानी सूखना शुरू हो जाएगा, आपकी सभ्यता ही नहीं बचेगी। तो जिस प्रकार कोरोना जब आया, जो भयभीत थे हम लोग, सब लोग जो थे और सब चीज़ पालन करते थे, उस तरह का खौफ ना ही, खौफ ना होने के कारण जागरूकता नहीं, हम प्रचार नहीं कर पा रहे हैं उस लेवल तक, लोगों को बताएं कि हम ये नहीं करेंगे तो ये होगा, ये नहीं। आवश्यकता देश में है, क्योंकि एजुकेशन में किताबों में आप लिख देंगे, जन साहब बहुत सी चीज़ लिखी किताबों, कौन क्या करता है, लोग भूल जाते हैं, कहीं कुछ सुनने को नहीं मिलता है। धार्मिक गुरु बड़े बड़े हमारे यहाँ मौलाना हैं, हाफिज़ हैं, आपके यहाँ पे धार्मिक गुरु हैं जो बड़े बड़े महामंडलेश्वर जी हैं, शंकराचार्य जी हैं, इनके मन से यदि इन बातों को बताया जाए, बड़े वैज्ञानिक तरीके से समझाया जाए लोगों को, तो एजुकेशन से कहीं ये भी एजुकेशन ही है। अगर किसी मन से खड़े होकर आप लोगों को बताते, एजुकेशन नहीं किताब में आपने लिख दिया है, अगर इसको बताया जाए, घरों में चर्चा हो, माँ बाप जो है बैठ के बच्चों को बताएं सुबह शाम, बेटा पानी कम खर्च करो, एसी कम चलाओ, कपड़े कम पहनो। धार्मिक हिसाब से देखा जाए तो मुझे लगता है कि जैन मुनि जो दिगंबर रहता है वो सबसे ज़्यादा प्रकृति के नज़दीक रहते हैं, वो पैदल चलते हैं, वाहन का उपयोग नहीं करते हैं, भोजन भी उनका आप देखें तो आपको नहीं लगता कि ये जैन मुनि ज़्यादा अच्छी तरह से संदेश दे पाएंगे? लगता है कि जैन धर्म के अंदर जो धर्म बड़ा रिजिड है, बड़ा डिसिप्लिन में चलने वाला धर्म है, उसके फॉलोअर्स करते हैं। मुझे लगता है कि जो जैन धर्म के गुरु हैं उनको भी अपने स्तर से आंदोलन में छिड़ना चाहिए। खुद तो बेचारे सादगी से रहते हैं वो, लेकिन जैन कम्युनिटी को भी आगे बढ़ के और आगे कदम बढ़ा करके इसमें और आगे आना चाहिए। और इतना ही नहीं कि जैन का मैसेज दूसरे कम्युनिटी तक जाना चाहिए। उसी प्रकार से मंदिरों के जो पुजारी हैं, पुजारी वगैरह भी क्या है, पहले उनको भी हम जागरूक करें। शास्त्र, इसके अलावा जो वेदों के अंदर जो ज्ञान दिया गया उसका प्रचार किया जाए सोशल मीडिया माध्यम के, किस पन्ने पे क्या लिखा हुआ है, कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। केवल एक ही चीज़ बचा पाएगी आपको, वो है जागरूकता। और जागरूकता के लिए हर व्यक्ति की जवाबदारी बनती है। बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, आप देखिए हमारे बॉलीवुड के बड़े बड़े सुपरस्टार को पर्यावरण की बात कभी नहीं करते, बल्कि वो तो मुझे तो लगता है कि बॉलीवुड तो सबसे बड़ा घातक हमारे पर्यावरण के लिए। वो एक मॉडल देते कैसे बड़ा जीवन जीना है, बड़ी गाड़ी में चलना है, बड़े बंगले में चलना है, तो सारा जितना पाप की जड़ है बॉलीवुड। तो अगर ये बड़े बड़े एक्टर प्रचार करें पर्यावरण का, बड़े बड़े सुपरस्टार यदि इसकी बात करें, उपभोक्ता में कमी लाने, तो हमारा जो पर्यावरण क्षति पहुंचा रहे बॉलीवुड के स्टार पहुंचा रहे हैं। अगर बॉलीवुड के स्टार पर्यावरण को बचाने में लग जाएं, फिल्मों के माध्यम से मैसेज दें, बड़े बड़े स्टार अपने जीवन के अंदर उपभोक्ताओं को कमी करें, देखिए कैसे जनता में परिवर्तन आएगा। लेकिन जिसको करना चाहिए बॉलीवुड कोई मतलब नहीं है, वो तो क्या है, रंग भरी दुनिया, बढ़ा चाह कर के प्लेन जर्नी, पैसा, बड़ी बड़ी कारें। तो कहीं ना कहीं बॉलीवुड को भी जागरूक करने की आवश्यकता है कि बड़े बड़े धर्म गुरुओं से बॉलीवुड के एक्टरों को ट्रेनिंग दी जाए, उनको समझाया जाए बॉलीवुड के एक्टरों को कि आप समाज के रोल मॉडल हो। आप पहले समझो, अपने फिल्मों के माध्यम से मैसेज दो, क्योंकि बॉलीवुड जानते हैं आप रोल मॉडल होता है। सारे हीरो या एक्टर या एक्ट्रेस लोग ड्रीम वर्ल्ड उनका होता है, लेकिन सबसे पहले बॉलीवुड को भी शिक्षित करके उनको पर्यावरण के रास्ते भी लाने की आवश्यकता है। एक आखिरी सवाल है आपसे कि न्याज साहब की छवि पहले IAS अधिकारी रही, अधिकारी की आज भी है, लेकिन उससे बड़ी छवि आपने बना ली एक लेखक के रूप में। आपके 9 उपन्यास आ गए, उन उपन्यासों पर तमाम सीरियल भी बन रहे हैं, वो एक मतलब अलग चीज़ है। अब आपने एक पर्यावरण के रूप में भी अपनी छवि बनाई है और बन रही है आपकी। रिटायरमेंट के बाद में आप मेहनत अपनी पहचान किसके रूप में देखना चाहते हैं, पर्यावरण के रूप में, साहित्यकार के रूप में, या एक रिटायर IAS के रूप में? देखिए, बीइंग अ लेखक या पर्यावरणविद कोई अंतर इसलिए नहीं दिया। अपनी किताबों में, लेखक की किताब में पर्यावरण को आप माध्यम बना लें तो आप तो उसी का हिस्सा हो गए ना। मैं किताब में करता हूँ ब्राह्मण गेड़ पर्यावरण में मैंने काफ़ी दिया है। पार्ट 2 के अंदर तो मैंने पर्यावरण आत्मा है मेरे, ब्रह्म वार अगेंस्ट कलयुग के अंदर ये आत्मा है पर्यावरण मेरे। उसमें तरीका बताया मैंने किताब के अंदर कि कैसे हम धरती माँ को बचा सकते हैं, लोगों के लिए क्या गाइडलाइन होना चाहिए, जनता क्या कर्तव्य होना चाहिए, साधु संतों क्या कर्तव्य होना चाहिए, समाज का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, धार्मिक गुरुओं क्या होना चाहिए। तो निश्चित रूप से कि मैं तो आज से नहीं, बहुत पहले निर्णय ले चुका हूँ कि ज़िंदगी मेरी जब तक है, मैं जब तक हूँ, पर्यावरण और शाकाहार तो मेरे जीवन का अंश है। जैन साहब, ये तो इंटीग्रल पार्ट मेरे बॉडी का। मैं जहाँ रहता हूँ 4 लोग बैठते हैं, मैं पर्यावरण की बात छेड़ देता हूँ। किसी की आलोचना करना या किसी कमियाँ बताने से अच्छा है कि आप ये पर्यावरण की बात करो जब 4 लोग बैठो। कई मीडिया के लोग आते हैं तो मैं उनके सामने भी इसी विषय पर चर्चा करता हूँ। तो जीवन का तो उद्देश्य, सबसे पहला उद्देश्य मेरा पर्यावरण ही है, लोग को शाकाहारी का मैसेज देकर शाकाहारी बनाना। और लेखक उससे भिन्न नहीं, क्योंकि मैं लेखनी के माध्यम से इनके महत्व को भी बताता हूँ, इसलिए दोनों पूरक एक दूसरे के। तो निश्चित रूप से कि आफ्टर रिटायरमेंट के बाद तो पर्यावरण को मैं काम करूँगा, कुछ NGOs को भी ज्वाइन करूँगा और इसके लिए काफ़ी मैं मेहनत भी करूँगा ताकि पब्लिक में निकल। अभी तो गवर्नमेंट जॉब में हम लोग हैं, लेकिन गवर्नमेंट जॉब के बाद मेरा अधिक से अधिक समय मैं इसको जागरूकता फैलाने में, समाज के साथ जुड़ करके, NGOs के साथ जुड़ करके भी धरती माँ को बचाने का प्रयास करूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे नियाज खान साहब, मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी हैं, इस समय मंत्रालय में डिप्टी सेक्रेटरी है, लेकिन आपने देखा कि उनकी नॉलेज कितनी है पर्यावरण को लेकर। और उन्होंने जो कहा है, एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कहा कि कुरान में और इस्लाम में जो बातें नहीं बताई गई वो उससे ज़्यादा आगे बढ़ के हमारे वेदों में हैं। हमारे वेदों में, हिंदू धर्म में जिस तरह की पहाड़ों की, पशु पक्षियों की जो पूजन बताई है, वो पूजन नहीं है बल्कि उनके प्रति एक सम्मान है। और अब ये पूरी देश दुनिया को देखना पड़ेगा कि हमें इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। आज नियाज खान साहब ने दो बड़ी बातें कही हैं। पहली ये कि भारत को पर्यावरण के मामले में नेतृत्व करना चाहिए, पूरी दुनिया का नेतृत्व करना चाहिए। और दूसरी वे ये बात कही है कि रिटायरमेंट के बाद वे अपने आप को पर्यावरण के लिए समर्पित करना चाहते हैं। पर्यावरण यदि बचेगा तो पृथ्वी बचेगी, जीवन बचेगा, वरना इस जीवन को समाप्त होने में टाइम नहीं लगेगा। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।